यह फ्रांस है। जलती हुई बोतलें प्यार जताने का तरीका है। अगर प्यार का इजहार काफी मजबूत नहीं है तो एक और बोतल फेंको। सड़कों पर युवा बंदूकें लिए घूम रहे हैं। वे चिल्ला रहे हैं कि उन्होंने पुलिस को मार दिया है। घोस्ट फायर मोटरसाइकिलें उनका स्टैंडर्ड है। जीवित गोला बारूद उनके रोजमर्रा का हिस्सा है। कुछ जोशीले युवा नशा बेचने वालों से गुस्सा हैं। पीठ में छुरा घोंपना उनकी आदत है। धमकी देना उनका ऐलान है। जब दंगा रोधी पुलिस ने अपने हाथों से नेल पॉलिश मिटाना शुरू किया, तब यहाँ की आतिशबाजी किसी त्योहार का प्रतीक नहीं रही। यह 2022 की सबसे हिंसक एक्शन फिल्म है। यह वह जगह भी है जहां सपना शुरू होता है और खत्म हो जाता है। यह अडेना कब्रिस्तान है। यह सब कुछ एक 13 साल के लड़के की मौत से शुरू हुआ, जिसे 3 पुलिस वालों ने पीट पीट कर मार डाला। अब्दुल्ला उस मृतक का भाई है, साथ ही वह इस देश का एक सिपाही भी है। उसे भरोसा है कि फ्रांसीसी सरकार उसके लिए न्याय करेगी, लेकिन उसका दूसरा भाई करीम ऐसा नहीं मानता। उसने अपना गुस्सा निकालने का एक ज्यादा उग्र रास्ता अपनाया। नकाबपोश युवाओं ने पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया। बीच में खड़ा अब्दुल्ला सबसे ज्यादा दर्द में है। एक तरफ वह अपने भाई के लिए इंसाफ मांगने वाला समुदाय का सदस्य है, दूसरी तरफ वह वही राष्ट्रीय संस्था है जिसे वह अपनी जान देकर भी बचाना चाहता है। धुएं में करीम का नाम चिल्लाने के अलावा वह कुछ नहीं कर सकता। करीम वही है जो पुलिस स्टेशन में लोगों को पीट रहा है और लूट रहा है। स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए पुलिस केवल अपनी ढालों से खुद को बचा सकती है, कुछ और नहीं कर सकती। ज्वलनशील बोतलें और आग की छड़ें युवाओं के हथियार बन चुके हैं। वे यहाँ से जो कुछ भी ले जा सकते हैं वह ले जाते हैं। अगर वे हथियारों का बॉक्स नहीं खोल सकते तो उसे ही उठा ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन को साफ करने के बाद वे सड़कों पर घूमने लगते हैं जैसे उन्होंने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया हो। वे पुलिस की गाड़ी को वापस समुदाय में लाते हैं, लेकिन वहां खुद अपने लोगों द्वारा हमला हो जाता है। अब वे पूरी तरह पागल हो गए हैं। गुस्सा और नफरत ने पूरे अडेना कब्रिस्तान को भर दिया है। उनके साथी चाहते हैं कि वे चोरी किए गए स्पोर्ट्सवियर को अपनी बगावत की यूनिफॉर्म बना लें। इससे वे एक सेना की तरह दिखेंगे। यह जगह अब पूरी तरह से युद्ध क्षेत्र बन चुकी है। हर कोई अगली लड़ाई की तैयारी कर रहा है, लेकिन अब किसी को भी अपने भाई की मासूम मौत की परवाह नहीं रही। करबोन समुदाय के युवा बस अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं। सामुदायिक क्षेत्र के बाहर दंगा रोधी पुलिस तैनात है। वे कभी भी अंदर आकर दंगे को कुचल सकते हैं। उन्हें भी भरोसा है कि सरकार हत्यारे अब्दुल्ला को नहीं बचाएगी। वे बस अपने भाई की गड़बड़ियों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस को यहाँ सबसे ज्यादा डर युवा दंगाइयों से नहीं, बल्कि उन ड्रग डीलरों से है जो करीम के बारे में सच सामने आने से डरे हुए हैं। करीम चाहता है कि वो काली पुलिस की मदद से यहाँ से निकल जाए, लेकिन अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। वह अब बस थोड़ा पानी और धुआं पी सकता है। उसके आसपास घूमने वाले आम लोग भी अब उसे डुबो सकते हैं। बंदूक की आवाजें अब पटाखों से भी तेज हो चुकी हैं। गुस्से से पागल करीम के सामने अब ड्रग डीलर भी डर के मारे भागते हैं। दुर्भाग्य से अडेना समुदाय के कुछ निवासी अब भी वही हैं। वे एकजुट होकर करीम की हिंसा की निंदा करते हैं। वे युवाओं के गुस्से को नहीं रोक सकते, लेकिन पूरे समुदाय को खाली कराने से पहले वे अब्दुल्ला की ओर उंगली उठाते हैं। अब असली खतरा बाहर का क्रोधित करीम नहीं है, बल्कि एक अधेड़ उम्र का आदमी है जिसका नाम सेबेस्टियन है। अब्दुल्ला का काम उसे ढूंढना और बंद करना है। समय बाहर का माहौल बहुत खराब हो चुका है। गाढ़ा धुआं पूरे समुदाय में फैल चुका है। चारों ओर की आतिशबाजी किसी त्योहार जैसी लगती है, लेकिन अब कोई रुककर उसे नहीं देखता। वह अधेड़ आदमी सेबेस्टियन अब भी फूलों की क्यारी में बैठा घास काट रहा है, जैसे उसके आसपास सब कुछ बस एक छोटी झड़प हो, क्योंकि उसका नाम ही ऐसा है, बम का दीवाना सेबेस्टियन। भीड़ को निकालने में मदद करने के लिए उसे अस्थायी रूप से एक किंडरगार्टन में बंद किया गया है। जब अब्दुल्ला वहां पहुंचता है तो समुदाय के बुजुर्ग लोगों को इकट्ठा कर प्रार्थना कर रहे होते हैं। इतनी बड़ी उथल पुथल के बावजूद वे रोजाना की दुआ नहीं छोड़ते। जब करीम ने वहां अपने भाई को देखा, तब वे दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। जब किसी ने प्रार्थना की ग्लास तोड़ दी। जीवन और प्रार्थना के बीच ज्यादातर लोग भविष्य का चयन करने के पक्ष में रहे। करीम को समझ न आने के अलावा अब्दुल्ला के आदेशों के कारण उनकी पत्नी और भी उलझन में थी। अब्दुल्ला युद्ध शुरू नहीं करना चाहता था, लेकिन वह भूल गया था कि युद्ध पहले ही शुरू हो चुका था। इस समय युद्ध का जानवर पिंजरे को फाड़ चुका था। अब सभी को इसमें रुकना था। देश और समुदाय के बीच जिए जा रहे अब्दुल्ला को दोनों ओर से स्वीकार्यता नहीं मिलने वाली थी। तो शुरू में मामूली तनाव से लेकर असल जंग तक की राह आसान हो गई। यह एक रोमांटिक फ्रांस की कहानी थी। यहाँ लोग छत से फ्रिज गिराना पसंद करते हैं। वे पड़ोसियों के घरों के उपकरणों का इस्तेमाल आतंकवाद विरोधी पुलिस के विरुद्ध युद्ध घोषित करने के लिए करते थे। आग की छड़ी भी उनके हथियारों में शामिल थी। एंटी टेरर पुलिस ने आंसू गैस के साथ जवाब दिया। कुछ लोग बेताबी से लड़ रहे थे,
कुछ कीचड़ भरे पानी में तैर रहे थे। छत पर खड़ा जो युवक था वह खुद को एडेना का सुनहरा योद्धा समझता था। करीम स्मोक बम फेंकना चाहता था, लेकिन उसकी उंगली फट गई। वह घाव पर पट्टी बांधने भागा। टीवी पर अब्दुल्ला की खबर चल रही थी। असल हमलावर शायद पुलिस नहीं, बल्कि दक्षिणपंथी चरमपंथी ही थे। उनका मकसद फ्रांस में अंदरूनी संघर्ष पैदा करना था, लेकिन अब सब कुछ महत्वहीन हो चुका था। युद्ध का बहरा पिंजरे को तोड़ चुका था। सारी क्रोध निकासी ही एकमात्र विकल्प रह गया था। अगर करीम इस समय बदला छोड़ देता तो वह परिवार को राख भी बना सकता था। यह अराजकता दिन से रात तक जारी रही। हर कोई अपनी क्रोध निकाल रहा था। पुलिस की पहली बार भी इन्हीं लोगों के प्रतिरोध में पीछे हट गई, लेकिन क्रोध की आग तो अभी जलने ही वाली थी। एंटी रायोट पुलिस को थोड़ी देर आराम का मौका मिला, जिससे वे वीडियो देखकर खुद को शांत कर रहे थे, क्योंकि फिर से एक भीषण लड़ाई तय थी। करीम भी अपनी मोर्चाबंदी शुरू कर चुका था। कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि अब्दुल्ला का हत्यारा कोई पुलिस वाला नहीं, बल्कि करीम था, जो क्रोध की बख्शिश से ब्रेन वॉश होकर सब मीडिया की झूठ पर दोष लगा रहा था। उसने एक पुलिसकर्मी पकड़ने, पुलिस की सूची सरकार को सौंपने का मन बना लिया। रात होते ही बड़ी संख्या में पुलिस ने एडेन पर हमला किया। पुलिसकर्मी सीढ़ियों से शहर की दीवारों पर चढ़कर आगे बढ़े। उन्होंने फायर क्रैकर्स फोड़ते हुए पुलिस गोलियों और मिर्च स्प्रे से हर विरोधी का निर्दयी तरीके से सामना किया। ऐसा लग रहा था कि पुलिस की अराजकता रोकने की ताकत से सुसज्जित तैनाती एक लंबे समय से योजना बनाकर की गई जाल थी। जब उनके सिरों पर आतिशबाजी अपने चरम पर थी, विरोधियों को घुटने टेकने के लिए मजबूर होना पड़ा। अभिनेता और शिकारी पलट में एक पल में तूफान बन गए। छोटे शेर बाहर शिकारी मैदान में वालों को देखकर इंतजार कर रहे थे। चूंकि हालात अनिवार्यतः शुरू हो चुके थे, उन्होंने हाथ में फायर क्रैकर जलाए और दुनिया को अपना युद्ध घोषित कर दिया। एंटी रायोट पुलिस धुएं के गुब्बार में तुरंत पीछे हट गई। जब धुआं छंटा तो केवल एक पुलिस वाला जो रोम बचा था। उसके पास छिपने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर ये यंग लायंस उस तक पहुंच गए, उसे बुरी तरह घायल कर डालते। उसने तुरंत अपना पुलिस यूनिफॉर्म उतारा, लेकिन एडेन समुदाय की जटिलता ने उसे एक घुसपैठिया बना दिया, जिसके लिए बच निकलना नामुमकिन था। हथियार लिए होने के बावजूद वह पकड़ा गया और करीम ने उसे सरकार के हाथों बंधक बनवा दिया। अब्दुल्ला ने करीम की भेजी वीडियो देखी। पुलिसकर्मी उसके पास बैठे उसे समझाने की कोशिश करते रहे कि करीम को समझाया जाए, लेकिन उसे अंदाजा था कि यह नाकाफी हो जाएगा। उसे अपनी ही शैली में बंधक को बचाना था। हंगामा निरंतर जारी था। पुलिस को रोककर दोनों ओर की लड़ाई के बीच में घुस गया। एडेन वह जगह थी जहां वह बड़ा हुआ था। उसे हर कोना बहुत परिचित था। समुदाय में अब्दुल्ला की प्रतिष्ठा करीम से भी अधिक थी, जिससे उस पुलिस अफसर के लिए जगह ढूंढना आसान हो गया। यह पूरे फिल्म का पहला क्षण था जब दोनों भाइयों की लड़ाई नफरत की बजाय मासूम पुलिसकर्मी की रक्षा के लिए थी। अब्दुल्ला अभी भी मानता था कि सरकार उनके भाई के हथियारों को सुपुर्द करेगी, लेकिन करीम देश की भ्रष्टाचार से तंग आ चुका था। वह मानता था कि केवल हिंसा का खजाना ही उसके मृत भाई के लिए न्याय दिला सकता है। दोनों भाई अलग विचारों के चलते इस पल पूरी तरह बंट गए। सौभाग्यवश अब्दुल्ला ने पुलिसकर्मी को सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन जल्द ही एक विडंबना हुई। जिसने अपनी यूनिफॉर्म उतारी थी, उसे उसकी ही साथी ने गोली मार दी। अब उनका सामना पुलिस की चपेट में आना था। करीम भी उनका पीछा करता रहा। वे बूफन टावर के पानी दुमा बार में अस्थायी तौर पर छिप सकते थे। मिस्टीरियस तीन तरफा समूह ने पागल किशोरों का सामना करने के लिए अचानक सहयोगी रिश्ता बना लिया। टावर के बाहर काले पुलिस वाले जो बूफन टावर में थे, आखिरकार एडेन लौट आए थे। मूल समस्या हल हो चुकी थी, लेकिन एक अस्थिर तत्व अनदेखा रह गया था। करीम ने अपनी सेना इकट्ठा कर ली थी और वह किसी भी समय पानी धुएं वाले बार पर हमला कर सकता था। उसी समय सफलतापूर्वक बचाई गई मां ने कॉल किया। करीम ने फोन ध्यान से सुना और तुरंत फिर से युद्ध स्थल की ओर भागा। उसने अपने भाई को आखिरी संदेश दिया, अगर पुलिस नहीं सौंपे गए तो पानी धुएं बार को पूरी तरह आग लगा देगा। उस समय बूफन टावर की काली पुलिस ने तट को घेरे में ले लिया था। अपने भाई की तीव्र अपील के सामने, जो पहले ही शॉट किया जा चुका था, करीम ने तीसरा फायर क्रैकर फेंका। यह बच्चा सिर्फ 13 साल का था, लेकिन 3 पुलिस वालों द्वारा पिटाई के बाद उसकी मृत्यु हुई थी। वह समझौता नहीं करेगा। अंततः उसने 3 फायर क्रैकरों से हिंसा को 2.0 स्तर पर पहुंचा दिया। अब्दुल्ला मृत बच्चे का भाई होने के साथ साथ इस देश को बचाने वाला एक सैनिक भी था। वह मानता था कि फ्रांसीसी सरकार मृत पुलिस वालों को सौंपेगी और उन्हें सजा मिलेगी। साथ ही वह चाहता था कि एडेन समुदाय संयम बरते। लेकिन करीम के मन में ऐसी कोई सोच नहीं थी। उसे बस अपने भाई के लिए न्याय चाहिए था। करीम ने सिर्फ एक फायर क्रैकर फेंका और एडेन समुदाय की क्रोध की चिंगारी जलाई, लेकिन इससे फ्रांसीसी पुलिस साफ जवाब वापस लाई। पुलिस ने बड़ी सेना एकत्र की और एडेन समुदाय पर हमला कर दिया, जिससे अराजकता और भी बढ़ गई। वह बस अपने भाई के लिए न्याय चाहता था, लेकिन उनके इंसाफ ने उसे घेर लिया। करीम के दिल में अंतहीन क्रोध उठ रहा था। वह उन गार्डों की एंटी रायोट पुलिस पर अपना दुख और असहायता निकालना चाहता था। इस बीच अब्दुल्ला सबसे परेशान था। वह विश्वास करता था कि जस्टिस, जिसे वह थामे हुए था, स्थापित हो जाएगी और वह नहीं चाहता था वॉर रिपीट हो एडेन जैसा।
लेकिन युद्ध का गर्म खून किसी को कोई विकल्प नहीं देता। आपका कोई कदम बीच रास्ते में दूसरे छोर तक लेकर जाता है। जब वह करीम के बिल्कुल विपरीत खड़ा हो गया, तब करीम ने तीसरा फायर क्रैकर फेंका। क्रोध की आग अंततः सलामी कार को वो आरक बना दे रही थी जो या जल जाएगा या किसी को जला देगा। अपने भाई के शव के सामने अब्दुल्ला को कुछ भी उम्मीद भरा और महत्वपूर्ण नहीं लग रहा था। उस क्षण न्याय का रक्षक भी हिल गया। अगर एडेन की मौत ने उसे इस देश में आखिरी उम्मीद दी, अपने भाई के शव के सामने अब्दुल्ला को कुछ भी उम्मीद भरा और महत्वपूर्ण नहीं लग रहा था। उस क्षण न्याय का रक्षक भी हिल गया। अगर एडेन की मौत ने उसे इस देश में आखिरी उम्मीद दी थी, तो करीम काली पुलिस द्वारा मारे गए ड्रग तस्करों जो उस पर लाए गए थे से उसका दिल और टूट गया। लेकिन तस्कर अभी भी अपना कोकीन चाहते थे। हर एक अपनी अपनी हित की जुगत में था, लेकिन किसी को उसके भाई की मौत की फिक्र नहीं थी। एक बार जब गुस्से की आग शुरू हो गई तो उसे रोकना असंभव था। अब आप अपनी आंखें बंद करिए और गुस्से से भरे भाई के मांसपेशियों को महसूस करिए। जब एक क्रोधित सैनिक ने संघर्ष में हिस्सेदारी ली, तो यह छोटा सा विद्रोही बागी अब 2.0 ताकत के स्तर पर आ गया था। इसके बाद अब्दुल्ला ने करीम की जगह संभाली और समुदाय में नया कदम रखा। उसने लोगों को बॉम्ब मैनियक सेबेस्टियन को खोजने को कहा। वह जानता था कि वही पागल पुलिस स्टेशन से चुराए गए असली हथियार खोल सकता था। इस क्षण से यह संघर्ष अब मामूली विवाद नहीं रहा। अब्दुल्ला ने पुलिस को आखिरकार चेतावनी दे दी। अगर 1 घंटे के भीतर उसके भाई के हथियारों को नहीं सौंपा गया, तो वह जेरोम को जरूर मार डालेगा। उस समय समुदाय के विरोधियों के कमजोर हथियारों को सेबेस्टियन ने एक बटन से चालू कर दिया। कैबिनेट पर टिके फोड़े गए नहीं थे। जब फ्लास्क व फायर क्रैकर्स का स्थान जीवन घातक असली बंदूकें ले लेती हैं, तो एडेन की रात का आकाश अब सिर्फ आग लगने भर का नहीं रहता। लेकिन वह पागल संतुष्ट नहीं था। उसने लोगों के साथ मिलकर सारे वेंटिलेशन पाइप तोड़ दिए। उसने फ्लास्क को इकट्ठा किया और बम बना दिए। जब गोलियां भी पागल को तृप्त न कर पाईं, तो उसे और बड़े आग की तलाश थी। अब्दुल्ला की मांगें पूरी नहीं हुई। जब सब समुदाय के लोग एडेन से हट गए, तो पुलिस इन विद्रोहियों की परवाह नहीं करती थी। चाहे उसने पूरी कोशिश की, वह नाकाम रही। अब्दुल्ला को अंततः अपने भाई का गुस्सा झेलना पड़ा। वह जेरोम को बतौर वादा मार डालने जा रहा था, लेकिन यह झिझकता हुआ एंटी रायोट पुलिस वाला अपने भाई जितना ही निर्दोष था। लेकिन एक बार क्रोध की आग जल गई हो, तो उसे सब कुछ जलाकर शांति मिलती है। सौभाग्य से 2 गोलियों के बाद भी अब्दुल्ला ने जेरोम को नहीं मारा। उसने ठंडा खून बनाए रखा, क्योंकि मासूम न्याय की कीमत मासूम रक्त नहीं हो सकती। इस समय इमारत के भीतर विरोधी दौड़ रहे थे। पागल संत सेबेस्टियन पूरे इमारत को उड़ा देने की तैयारी में था, लेकिन अब्दुल्ला कुछ नहीं कर रहा था। सिर्फ जेरोम, यह दुर्भाग्यपूर्ण पुलिसकर्मी, क्रोध विरोधी क्रेंच में मजबूर हुआ और उसने अधकरणीयता की झलक देखी। किसने सोचा था कि देश में इतना अराजक विस्फोट होगा? वह एक पागल द्वारा इतनी आसानी से रोका जाएगा। जब जेरोम दूसरी बार वर्दी उतारकर विरोधियों के बीच घुटनों पर बैठा, तब यह उथल पुथल अब दर्दनाक सजा बनने को थी। उस समय भवन गैस कैन से भरा जा चुका था, जिसे सेबेस्टियन जमा कर रहा था। यह सन्नाटे में तत्पर मध्यम आयु का आदमी किशोरों को बम लगाने में मदद कर रहा था, लेकिन वह न्याय का इंतजार नहीं कर रहा था। अब वह अपने भीतर आग जगा चुका था। गुस्से की आग अब और भड़कने वाली थी और कोई उसके मार्ग से नहीं हट रहा था। अब्दुल्ला उससे अलग था। उसके 2 भाइयों की मौत ने उसे खत्म कर दिया था। उनका मूड बर्फ की तरह ठंडा था। न्याय का सफर देर से ही सही, जब मौत का बचाव ही असंभव लगने लगे, उसमें कुछ भी मायने नहीं रहता। अब इस वफादार सैनिक और उसके भाई को सिर्फ आंच और बर्फ का अंतिम संस्कार मिला। धन्यवाद।